इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस ई व्याख्यान में हम मुद्रा के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने मुद्रा के उद्गम के बारे में भली भांति समझा था और मुद्रा के अर्थ को भी बहुत संक्षिप्त में समझा था। लेकिन इस ई व्याख्यान में हम पूरी तरह से मुद्रा के अर्थ और परिभाषाओं पर केंद्रित रहेंगे और किस रूप में हम मुद्रा को परिभाषित कर सकते हैं और मुद्रा का वास्तविक अर्थ क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने मुद्रा के उद्गम के बारे में बात की थी। मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि आज का जो वर्तमान का स्वरूप मुद्रा का है वह किस तरह से मुद्रा के आविष्कार से लेकर अभी तक आपके सामने या हमारे सामने है, दिखाई देता है या फिर किस रूप में है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और बताया था कि मुद्रा का आविष्कार जब हुआ तो उसके पीछे जो कारण थे वो ये थे कि बार्टर सिस्टम के अंतर्गत यानी वस्तु विनिमय के अंतर्गत किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य का सही सही अंकन या मापन किया जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और किस वस्तु के बदले कौन सी वस्तु दी जाए या कौन सी सेवा दी जाए और कितनी मात्रा में दी जाए यानी विनिमय का माध्यम क्या हो, बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या उसे सभी स्वीकार करते हैं, क्या उसमें स्वीकार्यता है, ये भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और क्या उसे निर्धारित क्षेत्र में कानूनी मान्यता प्राप्त है या नहीं है, क्या उसे संचित करके रखा जा सकता है या नहीं है। ये सब ऐसे कारण थे जिसके कारण एक ऐसी वस्तु बनाई गई जिसका नाम मनी दिया गया और उसमें ये सभी गुण पाए गए कि वो वस्तु के मूल्य को भी माप सकती है और विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम आ सकती है और वो संचित करके बचत के रूप में संचित करके भी उसको रखा जा सकता है और उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले आया और ले जाया जा सकता है। और यदि किसी को उधार देते हैं तो उधार दी भी जा सकती है और उधार दिया हुआ है तो उसको ऋणों के भुगतान के लिए भी उसको काम में लिया जा सकता है और सभी लोग उसे स्वीकार करते हैं। ऐसी वस्तु होनी चाहिए और वो कानूनी रूप से मान्य होनी चाहिए। वही वस्तु, वही पदार्थ, वही चीज़ मुद्रा कहलाती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो आपके लाइनें लिखी हुई है, मैंने इसमें कुछ लिखा है, इसको आप देखेंगे जो मैंने कहा है वो सब कुछ इसमें स्पष्ट होता है। ऐसी वस्तु जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय करने के माध्यम के रूप में, उनके मूल्य के मापन के रूप में काम में ली जा सके, जिससे वैधानिक यानी कानूनी मान्यता प्राप्त हो और जिसे जनता द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान निर्धारित सीमाओं के भीतर यानी एक देश द्वारा जारी की जाती है तो उस देश में वह मुद्रा मान्य होगी। सहज रूप से सभी के द्वारा स्वीकार की जाए यानी कि उसमें स्वीकार्यता की भावना भी होनी चाहिए और जिसे कानूनी रूप से मुद्रित किया जाए या छापी जाए, वही चीज़ या पदार्थ मुद्रा कहलाती है। और इसका जो एक बहुत छोटा रूप हम कह सकते हैं, हार्टले विदर्स ने जिस तरह से इसको परिभाषित किया वो ये है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी मनी इज़ वॉट मनी डस, ऐसे हार्टले विदर्स कहते हैं। उनकी बहुत छोटी परिभाषा है लेकिन उसमें सारी चीज़ें समाहित है। एक ही लाइन में बहुत कुछ कह दिया हार्टले विदर्स ने और इस प्रकार से मुद्रा का जो अर्थ है वो इसी परिभाषा से निकल के सामने आ रहा है। और मुद्रा की जो परिभाषाएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की है, जिसे हम अलग अलग दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। मुद्रा का जो आविष्कार हुआ था उस समय जब मुद्रा का नाम सोचा गया मनी, वो रोम की जूनो देवी जिनका असली नाम मोनेटो था उनके नाम पर ही रखा था और मोनेटो देवी स्वर्ग की देवी मानी जाती थी, इसलिए ये ऐसी चीज़ बनाई जा रही है
जिसके पास जितनी अधिक होगी वो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसा सोच के ऐसी चीज़ जो कि मूल्य के मापन, विनिमय के माध्यम, संचित करने के माध्यम, ऋणों के भुगतान के रूप में माध्यम, जिसे कानूनी मान्यता हो और सभी लोग सभी जगह सभी समय पर स्वीकार करें, ऐसी वस्तु जो बनाई उसका नाम मनी रखा गया और जिसका हिंदी रूपांतरण मुद्रा कहलाता है। और मुद्रा का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि उस वस्तु पर छाप या कानूनी रूप से मुद्रा लगी हुई हो, कानूनी रूप से मुद्रित की गई हो। इस तरह से मुद्रा की जो परिभाषाएं हैं वो दो प्रकार से हम दो भागों में बांटकर इनको अध्ययन कर सकते हैं। पहला है विचारधारा अनुसार, यानी किस तरह से परिभाषाएं दी गई है उसके अनुसार, और दूसरा है, पहला है विचारधारा अनुसार, दूसरा है प्रकृति अनुसार। जो प्रकृति अनुसार यानी कि किसने किस रूप में इसको परिभाषित किया, इस रूप में। और जब हम पहली बात करते हैं मुद्रा की परिभाषा का, जो पहला प्रकार है वो विचारधारा अनुसार है, तो उसमें तीन भागों में बांट कर कह सकते हैं। पहला है संकुचित दृष्टिकोण, जिसे प्रोफेसर रॉबर्टसन ने परिभाषा के रूप में दिया था। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा बड़ा है और उसे कहते हैं हम विस्तृत दृष्टिकोण, जिसमें हार्टली विदर्स की जो परिभाषा मैंने आपको अभी बताई थी वो परिभाषा और कोल ने भी इसे परिभाषित किया है। इसमें हार्टली विदर्स ने एक ही लाइन में बहुत सभी चीज़ों को समाहित कर दिया, इसलिए इसको विस्तृत परिभाषा के रूप में रखा जाता है। तीसरा जो विचारधारा अनुसार जो परिभाषा का जो आधार है वह है आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें एली, मार्शल, कोल, किन्स और क्राउथर के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है इनको हम रख सकते हैं। और दूसरा जो प्रकार है मुद्रा की परिभाषाओं का वो है प्रकृति अनुसार। उसमें तीन भाग हो सकते हैं। पहला है वैधानिक परिभाषाएं, यानी कि कानूनी रूप से जो स्वीकार्यता की भावना रखी है उस आधार पर जो परिभाषाएं दी है उन परिभाषाओं को इसमें रख सकते हैं। ये है नेप और हार्टे द्वारा जो परिभाषाएं दी है वो मुद्रा को कानूनी या वैधानिक रूप से परिभाषित करती है। दूसरा है वर्णनात्मक परिभाषाएं, जैसे हार्टली विदर्स है, थॉमस सिज्विक है, क्राउथर है। इन्होंने वर्णन करते हुए यानी मतलब उनकी सभी गुणों को समाहित करते हुए परिभाषा दी है। तीसरी है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, जो वॉकर, किनले, केंट, कीन्स, कोल, सेलिगमैन और मार्शल द्वारा दी गई है। इस तरह से विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा, ये सामान्य स्वीकृति का मतलब यहाँ पे है कि लोगों द्वारा स्वीकार की जा सके ऐसी वस्तु मुद्रा होती है, ये इनके अनुसार ये है। इसलिए सामान्य स्वीकृति यानी सामान्य स्वीकार्यता की भावना हो ऐसी वस्तु मुद्रा कहलाती है। इस रूप में परिभाषित किया है उसे हम इस आधार में रख सकते हैं। इन परिभाषाओं को यदि हम और विस्तारित रूप में देखें तो सबसे पहले मैं आपको संकुचित दृष्टिकोण में रॉबर्टसन द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। रॉबर्टसन कहते हैं, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में अथवा व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। यानी इन्होंने जो ये परिभाषा दी है ये केवल धात्विक मुद्रा को ही परिभाषित करती है और बाकी जो उसके बाद जो परिभाषाएं आई और मुद्रा का जो रूप परिवर्तन हुआ है वो इस परिभाषा में कहीं नजर नहीं आता, इसलिए इसको संकुचित परिभाषा कहते हैं। दूसरी है व्यापक या विस्तृत दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं, जो कि हार्टली विदर्स की है और कोल की है। विदर्स की परिभाषा तो मैंने बता दिया, मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, जिसमें सभी कार्य जो मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाए थे या फिर जो मैंने बताया है इस तरह के, ये सभी कार्य मुद्रा करती है। इसलिए इस एक लाइन को भी विस्तृत रूप में देखा जाता है, व्यापक रूप में देखा जाता है। दूसरी जो परिभाषा है वह है कोल की, और कोल कहते हैं, प्रोफेसर कोल कहते हैं, मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती है। इन्होंने बहुत छोटे रूप में परिभाषित किया लेकिन बहुत कुछ कह दिया इसी में।
तो ये दो परिभाषाएं जो है वो व्यापक दृष्टिकोण से लेते हुए है। इसमें सभी चीज़ें, चाहे वो धात्विक मुद्रा हो, पत्र मुद्रा हो, साख मुद्रा हो, चाहे वो चेक, हुंडिया और विनिमय के अन्य माल पत्र हैं, वो सभी इन दोनों परिभाषाओं में शामिल हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों परिभाषाओं को विस्तृत परिभाषाओं के अंतर्गत रखा जाता है। केवल मुद्रित ही नहीं, यानी कि ऐसी कोई मुद्रित चीज या फिर कोई ढाला हुआ सिक्का ही नहीं है मुद्रा, बल्कि उसके साथ में जो साख मुद्रा के रूप में, चाहे वो डीडी बना के, चेक या हुंडी, या उस रूप में जो पत्र मुद्रा के रूप में या अन्य कोई चीज है उसके रूप में यदि वो मुद्रा के रूप में कार्य ली जा सकती, काम में ली जा सकती है, तो वो मुद्रा कहलाती है। इन दोनों परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है। और फिर है आधुनिक दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं। इसमें एली, मार्शल और किंज द्वारा और जो कोल द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसको हम रख सकते हैं, और किंज की परिभाषा को भी इसमें रख सकते हैं। एली ने जो परिभाषा दी वो है, मुद्रा कोई भी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है, ऐसा एली कहते हैं। मनी इज एनीथिंग दैट passes freely from one hand to other as a medium of exchange and generally received in final discharge of debts। और मार्शल कहते हैं, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना संकोच अथवा विशेष जांच के वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने तथा खर्चों के भुगतान के रूप में साधारणतः प्रचलित है, ऐसा मार्शल कहते हैं। और किंज कहते हैं, मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण प्रशमितों तथा कीमत प्रशमितों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। किंज को यदि इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, मनी इज, जो जैसा उन्होंने लिखा है, मनी इज दैट बाय द डिलीवरी ऑफ विच डेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स आर discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held is called money, या फिर उसे ही हम मनी कह सकते हैं, मुद्रा कह सकते हैं। इस तरह से जो ये परिभाषाएं हैं, ये आधुनिक दृष्टि में जो हमारे सामने मुद्रा दिखाई देती है, या आज का जो स्वरूप है, आरंभ से लेके आप आज तक का जो स्वरूप है, इन परिभाषाओं में स्पष्ट रूप से झलक रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और अब हम दूसरा जो प्रकार है, प्रकृति के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई है, उसको हम देखें तो पहला जो भाग है वैधानिक परिभाषाएं, ये नेप और हार्ट्रे द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो किस तरह से थी उसके बारे में हम कह सकते हैं। वे वस्तुएं ही मुद्रा हैं जिन्हें राज्य वैधानिक रूप में मुद्रा घोषित करे और वे वस्तुओं के भुगतानों में विधिग्राह्य हो, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में, क्रय विक्रय में ऐसी वस्तु जिसे राज्य या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो वह मुद्रा कहलाती है। नेप और हार्ट्रे ऐसा कहना चाहते हैं। और इसको यदि नेप के अलग शब्दों में देखें तो ये है, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। हार्ट्रे के अनुसार मुद्रा के दो पहलू होते हैं, प्रथम यह हिसाब की इकाई है, दूसरी यह विधिग्राह्य, यानी कि सरकार जिसे कह दे कि यह मुद्रा है, चाहे वो कागज़ के नोट के ऊपर लिख के दे दे कोई टुकड़ा, या फिर सरकार के द्वारा जो बैंकिंग सिस्टम है, जो उसके अंडर में जो बैंकिंग सिस्टम कार्य करता है और उसके द्वारा जो जारी किए जाते चेक या ड्राफ्ट या दूसरी रूप, वो भी मुद्रा ही कहलाती है यदि सरकार उसे मान्यता देती है तो। इसलिए इन परिभाषाओं को हम वैधानिक परिभाषाएं कहते हैं। दूसरा है वर्णनात्मक परिभाषाएं, जिससे हार्टले विदर्स की परिभाषा को भी इसमें फिर से शामिल किया। वही परिभाषा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और दूसरी कुछ परिभाषा है, जैसे सिज्विक की परिभाषा है, जैसे कोल वॉन की परिभाषा है,
इन परिभाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। और कोलबर्न कहते हैं मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। नोगारो कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। और इसी तरह से क्राउथर, ट्रेकॉस्ट और विस्टली और सिज्विक मुद्रा को इसी तरह से परिभाषित करते हैं, जो कि मूल रूप से इसकी व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं। और तीसरा जो प्रकृति अनुसार आधार है वह है सामान्य स्वीकृति का आधार। जैसे हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा उसे स्वीकार करे की जाए या उसमें सामान्य स्वीकार्यता की शक्ति हो, वही चीज मुद्रा कहलाती है। तो सेलिगमैन कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, अर्थात जिसे सभी लोग स्वीकार करें। वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन के लिए, ऋणों के भुगतान के लिए, उधार देने के लिए, संचित करने के लिए सभी लोग जिसे स्वीकार करें वही मुद्रा कहलाती है, सेलिगमैन के अनुसार। और क्राउथर कहते हैं कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हो और उसी समय मूल्य मापक एवं मूल्य संचयन का कार्य करती हो, मुद्रा कहलाती है। कोल कहते हैं मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जिससे वस्तुएं खरीदी जा सकती है। यह वह वस्तु है जो साधारणतः तथा व्यापक पैमाने पर भुगतान के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है और साधारणतः ऋणों के भुगतान में भी स्वीकार की जाती है। केंट कहते हैं मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे साधारणतः विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार हम इन परिभाषाओं के आधार पर और आरंभ से लेके अभी तक की जो मुद्रा की स्वरूप है, मुद्रा की जो प्रकृति है, उसको आधार मान के यदि हम उपयुक्त परिभाषा दें तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था उसी की मिलती जुलती हम दे सकते हैं। पहले एक और परिभाषा दे सकते हैं या फिर उनको हम इन शब्दों में भी कह सकते हैं जो मैंने ये परिभाषा आपको लिखी है, सामने दिखाई दे रही है स्लाइड में। ठीक इसी तरह से आप इन शब्दों को इन रूप में भी लिख सकते हैं। कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक व भावी ऋणों के भुगतान का मापदंड, मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मुद्रा या द्रव्य या मनी कहलाती है। आज इस ई व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।